हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे YouTube चैनल नया YouTube चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बच्चों, यहाँ पर मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ यह 7th क्लास के आवर पास्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर की है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। बच्चों, हमारा एक ब्लॉग भी है जिस पर हम इसके क्वेश्चन आंसर डालते हैं। जो भी चैप्टर होता है, जो भी चैप्टर हम स्टडी करवाते हैं, उसके हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं। ब्लॉग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। जिन बच्चों को हिंदी के या इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर में प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से उनको देख सकते हैं। और हमारे ब्लॉग का नाम आप देख सकते हैं, नॉलेज हब के नाम से हमारा ब्लॉग है और आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल से ही पता चलता है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल की जो 1000 साल के, यहाँ पर हम 700 से लेकर 1750 के बीच की हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो कुल मिलाकर वो अरसा 1000 साल का बनता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर इसका टाइटल रखा गया है कि हिस्ट्री के 1000 वर्षों के जो उस पीरियड का समय है, 700 से लेकर 1700 के आसपास का जो पीरियड रहा, उस समय के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या चीज़ हमने सीखी और हमें उन चीज़ों का किस किस माध्यम से हम उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैप हमें दिख रहा है और इस मैप से ही यहाँ पर स्टोरी हिस्ट्री की शुरू होती है। कुछ बच्चे हिस्ट्री को काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मैं उनसे बताना चाहूँगा हिस्ट्री आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने दिल लगाकर इसमें इंटरेस्ट लिया तो आप ये कहेंगे कि हिस्ट्री से मज़ेदार कोई चीज़ नहीं है। एक तरह की कहानियाँ होती हैं हिस्ट्री में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मानचित्र 1 पर हमने नज़र डाली है। जो अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरसी ने बनाया था, जो ऊपर मैप दिया गया ना, ये अल इदरसी ने बनाया था 1154 में। यह जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के मानचित्र का एक हिस्सा है। उसने जो मैप बनाया वो ऊपर दिया गया है। 1154 में पहली बार अल इदरसी, जो पहला कार्टोग्राफर था, भूगोलवेत्ता, मैप बनाने वाला, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता एक दूसरा मानचित्र है जो फ्रांसीसी मानचित्रकार, जो फ्रांस के एक व्यक्ति ने बनाया था 1720 में। दोनों नक्शे, खास बात एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? अल इदरसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहाँ पर हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। जहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, हरियाणा, पंजाब को देखते हैं, अल इदरसी के नक्शे में वहाँ पर दक्षिण भारत है। मैप को उल्टा बनाया गया है। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है जबकि श्रीलंका जो है वो साउथ में है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ में दिखाया गया। तो इस प्रकार उसमें काफ़ी कमियां थी। अरबी जो राइटर था, अब ये जो दूसरा मैप है ये भारत का मैप है जो 1720 में बनाया गया था और यह आज के भारत से काफ़ी मिलता जुलता है, अर्थात ये बिल्कुल सेम भारत जैसा ही है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 में पहले में बनने वाले 600 वर्ष बाद बनाया गया। जो पहला मैप था और जो दूसरा मैप बनाया गया, दोनों के अंदर 600 साल का डिफरेंस रहा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना डिफरेंस था दोनों मैप्स के अंदर। इस कालावधि में उपमहाद्वीपों में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। जो सेकंड मैप है, हम उसको देखेंगे तो लगेगा कि हमने उसे देखा है, क्योंकि वो सेम भारत के नक्शे जैसा ही है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया। जब दूसरा मैप बनाया गया तो काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन जरूरी है। जब भी हम हिस्ट्री में किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं
तो हमें हिस्ट्री के हर पहलू पर गौर करनी पड़ती है। तो अब बच्चों बात कर लेते हैं इसी चैप्टर के अंदर नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली से संबंधित है कि जो पुराने शब्द थे उनमें कितना चेंजेस आए हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख, ऐतिहासिक हिस्ट्री के अभिलेख मैंने जो पत्थरों पर उकेरे गए हों हम उनको अभिलेख बोल देते हैं। जो पत्थरों पर राजा संदेश लिखते थे अपनी प्रजा के लिए उसको अभिलेख बोला जाता है। कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुगीन की फारसी आधुनिक की फारसी भाषा से भिन्न है तो सेम भाषा फारसी ही, लेकिन उनके शब्दों में और उनके शब्दों में कुछ डिफरेंस आ गए हैं। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारों से नहीं आई, समय के साथ साथ कुछ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लीजिए, हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हम वैसे इसको ये मानते हैं कि हिंदुस्तान भारत का नाम है, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, यहाँ पर कुछ बुक्स में मिन्हाल उल सिराज भी लिखा गया है, मैक्सिमम उसका नाम मिन्हाज उल सिराज के नाम से ही उसको बुलाया जाता था, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था जिसका आशय था पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। बाबर ने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी है। बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुझ के बाबरी, उसमें उन्हें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है जो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करता है। यह 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद से भी कुछ समान है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व का पहचाना जाता है वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। आज तो हम हिंदुस्तान पूरे भारत को कहते थे, लेकिन वो हिंदुस्तान को ना सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेसेस को हिंदुस्तान कहते थे। अब हम पूरे भारत को ही हिंदुस्तान बोल देते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि अतीत में उन शब्दों का अर्थ भी अलग ही बन जाता है। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द सीधा साधा शब्द है, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी कहा जाता था। फारसी में अजनबी, हिंदी में परदेसी, और संस्कृति का जो हमारे हिस्सा नहीं था उसको हम विदेशी मानते थे। जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे उनको तो हम अपना मानते थे, लेकिन जो कहीं बाहर से आते थे उसको हम विदेशी मानते थे। इतिहासकार और उनके स्तोत्र, इतिहास और उनके जो हमारे पास स्तोत्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। इतिहास और कार और उनके स्तोत्र अर्थात इतिहासकार किस युग का धन, उनकी खोज, प्रकृति, वो किस प्रकार इसका पता लगाते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्तवंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हम मोटे तौर पर इस समय 700 से 750 ईस्वी तक के 1000 वर्षों का अध्ययन करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्तोत्रों का प्रयोग करते हैं आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जैसे सिक्के, शिल्पकला, स्थापत्य कला, लिखित सामग्री, और भी ऐसी बातें रहेंगी जो हम पढ़ेंगे। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बच्चों जो खोज का पैटर्न होता है हिस्ट्री का, जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो लगभग सेम ही होती है। सिक्कों से, बिल्डिंगों के निर्माण से, हम बिल्डिंगों से पता लगा लेते हैं कि उस समय कैसी कलाकृतियाँ थी। इन बातों से हम इनका अनुमान लगा लेते हैं। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और इसे कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। यह कहीं पर लिखित में इसका इन्फॉर्मेशन मिली, तभी हमें इस पता लगा कि उसने पांडुलिपि को धो लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो, खरीद
करते हो तो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे दे। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब सस्ता था, इसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर साइड में लिखा है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होता है? जहाँ पर हम पुराने इतिहास की चीज़ों को, इतिहास के दस्तावेजों को, पांडुलिपियों को और जो पुरानी तमाम चीज़ें होती हैं उनको संभाल कर रखते हैं और उनको राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है, उनको हम अभिलेखागार कहते हैं। जहाँ पर पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ पर वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। अभिलेख की ये डेफिनेशन है। अभिलेख से संबंधित एक ऑलरेडी जो आपकी बुक है, इससे क्वेश्चन भी है। तो इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज इत्यादि सभी में कागज का प्रयोग करने लगे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखों में रखा जाता था, अभिलेखागारों में, जहां हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अभिलेख क्या होता है? जहां पर इनकी सभी जानकारी सेव रखी जाती थी। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो उस समय थी नहीं, तो लिपिक जो लिखते हैं, जो नकल करते हैं, नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतियां बनाते थे। जैसे आप कह देना कि आप दूसरे की कॉपी से नोट कर लो, तो सेम वही चीज़ थी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं था। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट भी समझ में नहीं आती होगी। फलस्वरूप आपके द्वारा लिखे गए मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे उसमें डिफरेंस आ जाते थे और उसमें महत्वपूर्ण अंतर आ जाते थे। पांडुलिपियों की प्रतियां बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले गए। सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रही, अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। जबकि बुक तो एक ही है, लेकिन यदि हम उसको स्टडी करें तो अलग अलग प्रदेश के अंदर उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंस आते चले गए, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिल पाएँ। मूल प्रतियां तो हमारे पास नहीं थी, तो हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह डिपेंड होना पड़ा। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने कहा है कि इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। एक ही बुक को उन्हें अलग अलग एरिया में स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो गलतियां हुई हैं मूल प्रतिलिपि से जब उसकी कॉपी की गई तो उसमें हर लेखक ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, और जो चेंज हुआ अब उनको मिलान करने के लिए, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि सही चीज़ क्या है, जो हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं इतिहासकार, उनको उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन कर जाते हैं। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरा 1371 ईस्वी में लिखा, लेकिन इतिहासकारों के इस वृत्तांत की जानकारी हमें नहीं है। यहाँ पर 1971 लिखा गया, जो कि गलत प्रिंटिंग हुई है बच्चों। तो अब आगे बात कर लेते हैं नए समाज और राजनीतिक समूह। अब बात करते हैं कि 700 से लेकर 750 के बीच में क्या क्या नए समाज निकल कर आए, कौन कौन से राजनीतिक संगठन आए, क्या क्या प्रोग्रेस हुई, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी आई। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्निअस्त्र, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अब 1750 की बात कर लें तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने बारूद के हथियारों का इस्तेमाल किया। तो पहली बार चलाई गई थी भारत में 1526 में पानीपत के युद्ध में। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि ये उस समय बारूद के हथियार भी इस्तेमाल किए गए। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी भी आई और तमाम काफ़ी परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप अध्याय 5, 6, 7 से अधिक इसमें हम जान पाएंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आना जाना बढ़ गया। अब लोगों का एक स्थान से आना जाना क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस समय जो था लोग बैलगाड़ी और अन्य चीज़ों का प्रयोग अधिक करने लगे। बच्चों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये एक गोल गोल चक्कर का जो रूप आपके सामने है, इसे अरट कहते हैं। अरट का प्रयोग जो किसान थे, जब पहले नलकूप नहीं थे, तो वो पशुओं के माध्यम से इसको घुमाया करते थे। इसको घुमाने का एक अलग सिस्टम था और
फिर ये पानी को ऊपर, कुएं से पानी को ऊपर लेकर आता था। अरट कुछ इस प्रकार का था, हमने तो नहीं देखा वैसे, पर सुना है। कुछ समुदायों का महत्व बहुत बढ़ गया, जैसे राजपूत, जिन्हें राजा का पुत्र माना जाता था। इस समुदाय में राजा से लेकर सैनिक, सेनापति सभी शामिल किए जाते थे। और जो राजपूत थे, चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम, उनको बहुत ही पराक्रमी माना जाता था, स्वाभिमानी माना जाता था। तो इस प्रकार ये बहुत ही विशेष युद्धों में अधिक भाग लेते थे। मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूहों ने भी उस समय काफ़ी अपना अस्तित्व बना लिया था। पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। उस समय जो था जंगल काफ़ी थे, तो जंगलों को काटकर लोगों ने अपने रहने के लिए व्यवस्थाएं कायम करनी शुरू कर दी थी। पर्यावरण के परिवर्तनों के कारण नई वनवासियों को मजबूरी होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। धीरे धीरे पहले लोग सेपरेट रहते थे झुंडों में, उसके बाद इन्होंने, जैसे गांव होता है आज के समय में, विलेज बोलते हैं हम जिसको, ग्रामीण एरियो का रूप ले लिया और उन्हें इसके लिए कर और आदि भी चुकाने पर शुरू कर दिए। किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी थे जो पशु पालते थे, मवेशी यहाँ पर पशुओं को कहा गया है, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजातियों में बंट गए। उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जैसे पहले जो लोग थे, कास्टिज्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग व्यवसाय के आधार पर बट गए। जो खेती करते थे उनको किसान कहने लगे, जो सोने का काम करते थे उनको सुनार कहने लगे। इस प्रकार यहाँ से जातियों का उदय निकलकर सामने आया, क्योंकि उनके व्यवसाय के आधार पर उनकी जातियों का उस समय डिवाइड किया गया था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसका भी उनके आधार पर दर्जे दिए जाते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र पर कोई दर्जा नहीं था। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जातियों के आधार पर ही समाज का विभाजन शुरू हो गया था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी। हर कास्ट का एक अलग नियम होते थे और वो उस नियम को ही फॉलो करते थे। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। एक सभा होती थी जिसको हम आमतौर पर आज के टाइम में पंचायत कह देते हैं, जैसे वो तो गांव की होती है, परंतु यहाँ पर जाति की पंचायत होती थी। और वही गांव के उसके अपनी कास्ट के बड़े और छोटे, अच्छे बुरे का वो ख्याल रखते थे और उसी का निर्णय लेते थे। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल, तुगलक, मुगल, बड़े बड़े अंतर्गत क्षेत्र आ गए। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, इसका मीनिंग है कि वो 1266 में गद्दी पर बैठा और 1287 में उसकी डेथ हो गई, कि इस दौरान उसने राज किया है। की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिलता है कि एक विशाल साम्राज्य का शासक था, जो पूर्व में बंगाल, हम पूर्व दिशा की तरफ जाएं, वहाँ पर बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था, जिसके संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ गया था। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में शामिल थे। काफ़ी बड़े साम्राज्य का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आप मैप में देख भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मैप की नॉलेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो मार्किंग की गई है ये उसके हिसाब से की गई है कि इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ पर था। आगे चलते हैं बच्चों। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। कुछ इतिहासकारों ने जो जीत के दावे किए कि उन्होंने दक्षिण भारत को जीता, उत्तर को जीता, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया है इतिहासकारों ने, क्योंकि इतिहासकार अपने राजाओं को खुश करने के लिए कई बार बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन कर सकते थे। साथ ही यह समझाने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं भाषा तथा क्षेत्र की। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो हुए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र, देश में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृति भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है,
यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। जो संस्कृत थी उस समय भी लोग ब्राह्मण लोग ही जानते थे, जो ज्ञानी लोग थे, और आम व्यक्ति इस भाषा के बारे में ज्ञान नहीं रखता था। अमीर खुसरो ने ऐसा जिक्र किया है। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा संस्कृति थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजाओं से जुड़े थे। इसमें चोल, खलजी, तुगलक, मुगल राजवंश थे। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए कुछ जो शासक थे जैसे खलजी और मुगल वंश, वो भी कुछ टाइम पीरियड के दौरान ही चरम पर रहे हैं। तो जैसे आप देख लेते हैं 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन ढलान पर था। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य थे, जो लोग पहले ही इनसे नाराज थे, उन्होंने सर उठाने शुरू कर दिए और अपना जो राज्य था उसको वे स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। तो यही बात यहाँ पर उन्होंने कही है। लेकिन वर्षों के सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा। उसके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी, क्योंकि छोटे राज्यों ऊपर का सामने आने पड़े। पहले वो लोग सब उसके अधीन थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबने अपने अपने राज्य का गठन कर लिया। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों को प्राकृतिक एक दूसरे से काटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। बच्चों, हम इसकी हिंदी आपको बता रहे हैं थोड़ा डिटेल में। हमने इसकी हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी हम इसको डालने वाले हैं, तो जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पुराने और नए धर्म। जब जाति का व्यवसाय के आधार पर गठन हो गया तो धर्मों का भी होना जरूरी था। इतिहासकार ने जिन 1000 वर्षों की पड़ताल की है वहाँ पर धार्मिक परंपराओं में भी बड़ी ही भारी परिवर्तन आए। किसी दैवीय तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन को संबोधित करते हैं। आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। राजाओं द्वारा मंदिरों का बहुत निर्माण करवाया गया। समाज में पुरोहितों और ब्राह्मणों का बड़ा महत्व बढ़ा और उनकी काफ़ी सत्ता बढ़ी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का समाज में बड़ा आदर सत्कार हुआ। इनके संरक्षक थे। राजा जो था इनके संरक्षक बन गए। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ने लगा। जो लोग ब्राह्मणों को उस समय सपोर्ट करते थे उनका काफ़ी मान सम्मान किया जाता था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि भक्ति में भी काफ़ी परिवर्तन आए। जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि नए नए देवी देवताओं का भी यहाँ पर पूजा की जाने लगी। जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं पहुँच सके, इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं का अध्ययन भी किया जाने लगा। ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया। यही वह युग है जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह की सत्ता स्वीकार करते हैं। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वानों को संरक्षण भी देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के भी अपने अपने अनुयायी थे और वे अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करते थे। सभी अपने अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो मुसलमानों का विविधतम सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं का प्रभुत्व मानते थे, कुछ सुन्नी थे, कुछ शिया थे। तो इसमें मुसलमानों के अंदर भी 2 गुटों का जिक्र यहाँ पर आया है। 2 तरह के संगठन थे, शिया और सुन्नी। जो शिया थे, जो सुन्नी थे, वो खलीफाओं को मानते थे। तो इस प्रकार हर धर्म में अलग अलग थे। जैसे हमारे धर्म में पंडित थे तो उनमें भी उलेमा आदि हुए। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कर लेते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि घंटे, दिन, वर्ष के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया है कि समय सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, आर्थिक रूप से कितनी प्रोग्रेस हुई। आर्थिक रूप से कि मतलब उनके पास कितना उन्होंने प्रोग्रेस करी, क्या मकान कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, ये सब आर्थिक संगठन में आ जाता है। कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व था और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों
कालों में बांटा जाए तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कि पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे उस समय शिकारी थे, कृषिकर्मी थे, शहर थे, छोटे मोटे गांव थे, और उसके बाद साम्राज्यों का वहाँ पर जिक्र आया था। इन सब बातों से हमें इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी कि घिसे पिटे विचारों वाला था। उस दौरान परिवर्तन हुए, कोई खास विशेष परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते कि परिवर्तन ना हो। इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप में समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में इतनी समृद्धि हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में 1600 के आसपास आई, तो जाहिर सी बात है यदि यहाँ पर प्रोग्रेस थी तभी तो वो लोग यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए। और जब भी संभव हो इस पुस्तक से आप जो पढ़ें उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी गई पुस्तकों से करने की कोशिश करें, जो भी आपने पिछली बुक्स में रीड किया है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता है। तो बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने डाल रखे हैं अपनी दूसरी वीडियो में, और जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे ब्लॉग जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से आप ले सकते हैं। बच्चों हर प्रकार के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।